नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। साथ ही 46,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी रेलवे नेटवर्क बना हकीकत। ये नए भारत के सामर्थ्य का जय घोष। बरसों पुराना सपना हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब पुल का और देश के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का किया उद्घाटन। जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क हुआ अब सुलभ। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। अब रेपो रेट 5.5%। ईएमआई भी अब कम होने की उम्मीद। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल लॉन्च। देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों का इस पोर्टल पर पंजीकरण होगा अनिवार्य। और 3 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को दी अनुमति। इस साल पहले 15 जून को आयोजित होने वाली थी यह परीक्षा। और सिक्किम प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मिलकर चलाया व्यापक बचाव अभियान। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण फंसे सभी पर्यटकों को प्रशासन ने निकाला सुरक्षित। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर 46,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के दूर दराज इलाके तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 701 पर राफियाबाद से कुपवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना और एनएच 444 पर शोपियां बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला भी रखी, जिसकी लागत 1,952 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्होंने श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर संग्राम जंक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बेमिना जंक्शन पर 2 फ्लाईओवर परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से यातायात की भीड़ कम होगी और यात्रियों के लिए सुचारू यातायात में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कटरा में 350 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की भी आधारशिला रखी। यह रियासी जिले का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे के नेटवर्क से जुड़ गया है। उन्होंने ये बयान आज जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब ब्रिज और अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि ये विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट रत्न बताया और कहा कि चिनाब और अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के
बुलंद इरादों को हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। तो ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कही थी वो आपने सुनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और वापस जाने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें निवासियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों के लिए एक तेज, आरामदायक और विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी। कटरा से जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में छोटे स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनके करियर, उनकी दिलचस्पियों के बारे में बातचीत भी की। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग का दीदार करना हर किसी मनुष्य के जीवन की एक हसरत होती है कि वो कश्मीर आए, प्रकृति से गुफ्तगू करें और एक विहंगम दृश्यों को जरूर देखें। अभी हम जिस ट्रेन में अभी सफ़र कर रहे हैं ये कटरा से श्रीनगर जा रही है। इस ट्रेन में छोटे छोटे बच्चे सफ़र कर रहे हैं जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की है, उनसे बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया है। हम आपको उनसे सीधे रूबरू कराते हैं कि आखिर पीएम मोदी से उनकी क्या बातचीत हुई। आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बात हुई? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई हमारी। वो आए और हमने उनसे
कुछ सवाल पूछे कि हमें कैसे, मतलब हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये आज जो इतना बड़ा पर्व है, एक ऐतिहासिक पल है ये, तो इस पे उनके क्या विचार है, उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये एक हमारे पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि जो हमारा मोटिवेशन है हम उसे डेली कायम कैसे बना के रखें, तो उन्होंने फनी वे में आंसर किया कि जब आपको मोटिवेशन होता है तो आप काम करते हैं, तो उसी मोटिवेशन को आपको बनाए रखना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे गोल्डन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, हवा महल वगैरह अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, जो कि यह दर्शाती हैं कि जो हमारी भारतीय रेल है वो कैसे हर एक कोने को जोड़ रही है। बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व है मुझे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिल पाया। है उड़वाला खूंजड़िए, है उड़वाला खूंजड़िए, लमी रोड वे मोड़ांगी, हो एक परदेस अल्लाह, हो एक परदेस अल्लाह, दूजी मार बछोड़ांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बच्चों ने जब मुलाकात की तो ये मिलकर गदगद नजर आए और इनके मन का जो विज़न था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सिंगर बनना चाहता है, उन्होंने अपने मन के भाव को भी यहाँ पर बखूबी प्रकट किया। और बच्चों से प्रधानमंत्री की मुलाकात, उनसे बातचीत बहुत ही सुखद और अविस्मरणीय रही। बच्चे इस पल को जीना चाहते हैं, वो हर हाल में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो उन्हें जीवन का टिप्स दिया है, उस टिप्स को आजमाकर वो इस देश की सेवा कर सके। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को बड़े बड़े तोहफे दिए हैं और जम्मू कश्मीर के कटरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की मंशा देश की एकता तोड़ने और गरीब कश्मीरी की रोजी रोटी पर हमले की थी। देश ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। और पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की शिकस्त का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी।
अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को रुकने नहीं दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि ये मोदी का वादा है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। तो इस मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेल पुल पर तिरंगा भी फहराया। पीएम मोदी ने इस अविस्मरणीय पल की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए लिखा, यह बहुत गर्व की बात है कि यह पुल महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन का सहज मिश्रण है जो सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में भविष्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण की भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। आज पीएम मोदी ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। देश ने दशकों से इस रेलवे लाइन का सपना संजोया था। इसका निर्माण में बड़ी चुनौतियां थीं। प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश करने के बजाय प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए पुलों और सुरंगों के इस नेटवर्क के माध्यम से यह रेलवे लाइन आज एक वास्तविकता बन गई है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है साथियों।
मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जुड़ा है। आज जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का सपना दशकों से देश ने संजोया था। बड़ी कठिनाइयां आई, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, लेकिन प्रकृति को जीतना नहीं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ब्रिज और टनल के इस नेटवर्क से आज ये रेलवे लाइन हकीकत में बदल गई है। और ये संभव हो पाया है साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी के फौलादी इरादों से। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि आज 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली हैं। जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन के लिए 2 प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। आज वंदे भारत कटरा से चली है, लेकिन सितंबर तक प्लेटफॉर्म रेडी होने पर वंदे भारत जम्मू से श्रीनगर तक चलाई जाएगी। मंत्री ने इसकी प्रेरणा के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन भी आरंभ की है। जम्मू स्टेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये काम सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। इसलिए आज गाड़ी कटरा से चली है, लेकिन ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत है। सितंबर के महीने से जम्मू से चलेगी। मैं इस प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं। जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए आपने कई स्ट्रांग डिसीजंस लिए। और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सीधे आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामगारों से मुलाकात की है। बिहार में कहा आंध्र केरला पूरा हिंदुस्तान है। अच्छा, सबसे ज्यादा समय से काम किया टिकट 2014 से। जो परिवार के लोग कोई हैं जो आकर के देख के गए आपने इतना बड़ा काम किया है। सबके परिवार आ गए नहीं जाने के लिए आए। वो तो कहते होंगे भाई नहीं करना है काम करना है, इनको ऐसा कठिन काम है तो क्या करना। यहाँ लेके आए तो बच्चे बहुत प्रभावित हुए। तो उनको लगा कि नहीं हमारे पापा है यहाँ पे बड़ा सक्सेसफुली हो गया सर। चाहिए आप सबको बहुत बधाई भैया, और शानदार काम किया। इसके जो महत्वपूर्ण काम होते हैं इसमें इसकी गिनती हमेशा होने वाली है, और आप उस काम के अंदर शरीर कहाँ से है आप लोग? बिहार में कहा से? आंध्र केरला पूरा हिंदुस्तान है। अच्छा, सबसे ज्यादा समय से काम किया टिकट 2014 से। जो परिवार के लोग कोई हैं जो आकर के देख के गए आपने इतना बड़ा काम किया है। सबके परिवार आ गए नहीं जाने के लिए आए। वो तो कहते होंगे भाई नहीं करना है काम करना है, इनको ऐसा कठिन काम है तो क्या करना। यहाँ लेके आए तो बच्चे बहुत प्रभावित हुए। तो उनको लगा कि नहीं हमारे पापा है यहाँ पे बड़ा सक्सेसफुली हो गया सर। चाहिए आप सबको बहुत बधाई भैया, और शानदार काम किया। इसके जो महत्वपूर्ण काम होते हैं इसमें इसकी गिनती हमेशा होने वाली है, और आप उस काम के अंदर शरीर कहाँ से है आप लोग? बिहार में कहा से?
आंध्र आंध्र का केरला पूरा हिंदुस्तान है। अच्छा, सबसे ज्यादा समय से काम किया है क्रिकेट को 2014 से। जो परिवार के लोग कोई हैं जो आकर के देख के गए आपने कि इतना बड़ा काम किया है, सबके परिवार सबके आ गए, वो मैक्सो नहीं जाने के लिए आए। वो तो कहते होंगे भाई नहीं करना है काम करना है, इनको ऐसा कठिन काम है तो क्या करना। यहाँ लेके आए वो बच्चे बहुत प्रभावित थे, उनको लगा कि ये हमारे पापा है, यहाँ पे लोग बड़ा टीम का सक्सेसफुली हो गया सर। चलिए आप सबको और बधाई भैया, और शानदार काम किया। इसके जो महत्वपूर्ण काम होते हैं इसमें इसकी गिनती हमेशा होने वाली है, और आप उस काम के अंदर शरीर पूरे कहाँ से है आप लोग? बिहार में कहाँ से? आंध्र आंध्र का केरला पूरा हिंदुस्तान है। अच्छा, सबसे ज्यादा समय से काम किया है क्रिकेट को 2014 से। जो परिवार के लोग कोई हैं जो आकर के देख के गए आपने कि इतना बड़ा काम किया है, सबके परिवार सबके आ गए, वो मैक्सो नहीं जाने के लिए आए। वो तो कहते होंगे भाई नहीं करना है काम करना है, इनको ऐसा कठिन काम है तो क्या करना। उनको यहाँ लेके आए वो बच्चे बहुत प्रभावित थे, उनको लगा कि ये हमारे पापा है, यहाँ पे लोग बड़ा टीम का सक्सेसफुली हो गया सर। चलिए आप सबको और बधाई भैया, और शानदार काम किया। इसके जो महत्वपूर्ण काम होते हैं इसमें इसकी गिनती हमेशा होने वाली है, और आप उस काम के अंदर शरीर पूरे कहाँ से है आप लोग? बिहार में कहाँ से? आंध्र आंध्र का केरला पूरा हिंदुस्तान है। अच्छा, सबसे ज्यादा समय से काम किया है क्रिकेट को 2014 से। जो परिवार के लोग कोई हैं जो आकर के देख के गए आपने कि इतना बड़ा काम किया है, सबके परिवार सबके आ गए, वो मैक्सो नहीं जाने के लिए आए। वो तो कहते होंगे भाई नहीं करना है काम करना है, इनको ऐसा कठिन काम है तो क्या करना। उनको यहाँ लेके आए वो बच्चे बहुत प्रभावित थे, उनको लगा कि ये हमारे पापा है, यहाँ पे लोग बड़ा टीम का सक्सेसफुली हो गया सर। चलिए आप सबको और बधाई भैया, और शानदार काम किया। इसके जो महत्वपूर्ण काम होते हैं इसमें इसकी गिनती हमेशा होने वाली है, और आप उस काम के अंदर शरीर पूरे वाकई ये तस्वीरें दिल को छू लेने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये जो चेनाब ब्रिज निर्माण की टीम से मुलाकात की, इसमें आप देखें कि केरल के कामगार, आंध्र प्रदेश के कामगार, छत्तीसगढ़ के कामगार, बिहार के कामगार, पूरे देश के कामगार, और वो भी कुछ लोग तो 10-11 सालों से इस निर्माण कार्य में लगे थे। और जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री बड़े प्रोजेक्ट की जब भी निगरानी करने जाते हैं तो जो उसकी कामगार टीम यानी मजदूरों की टीम होती है उससे ज़रूर मुलाकात करते हैं। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक चेनाब ब्रिज निर्माण करने वाली टीम से ये मुलाकात की और उनसे हार्दिक संवाद भी किया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और बड़ी खबरें। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come.
पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पीएम ने कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन शायद विधाता को यही मंजूर था कि पीएम मोदी के हाथों से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल के पुल का उद्घाटन हो। यह पुल जो आज हम सब की आंखों का नूर है, ये वही जगह है जहां एक जमाने में आतंकियों की गोली सुनाई देती थी और आज वहां रेल का हॉर्न बजता है। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 में हुआ, जम्मू रेल स्टेशन की स्थापना के साथ। उसके बाद 50 साल गुजर गए, सरकारें आईं, सरकारें गईं, बल्कि यहां तक कि पटरी का काम एक बार रोक भी दिया गया। आपके आने के बाद इसको रिवाइव किया गया, एक बार फिर से अलाइनमेंट बनाई गई और शायद विधाता को यही मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री हों और कश्मीर घाटी को रेल के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जोड़ने का ऐतिहासिक काम और उन्हीं के हाथों से हो। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल के पुल का लोकार्पण जो आज हम सब की आंखों का नूर है। और अब मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उनसे जुड़ी कुछ खबरें। TWI समूह के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उत्तम सिंघल ने मोदी सरकार की सराहना की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कद को बढ़ाया है। डॉक्टर सिंघल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब चौथे नंबर पर आ गई है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को जाता है। मोदी जी के 11 साल इस चीज को बयान करते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में भारत का नाम ऊंचा लेके गए हुए। 11 साल के अंदर अगर आप देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट, जो हम कहते हैं 2 कंधे की जगह 4 कंधे जब काम करेंगे तो जब ही देश आगे बढ़ेगा। आज इंडिया की इकोनॉमी तीसरे-चौथे नंबर पे आ चुकी है। उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी जी के विजन का है, उनकी पूरी टीम का है। और पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार ने अपने युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर शिक्षा और कौशल से लेकर नौकरियों और व्यावसायिक सहायता तक कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अधिक कॉलेज बनाए हैं, कौशल योजनाओं के तहत करोड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया है और स्टार्टअप को बढ़ाने में मदद भी की है। रोजगार मेला, खेलो इंडिया और अग्निपथ जैसे कार्यक्रम युवाओं को नए अवसर दे रहे हैं। पिछले 1 दशक में भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में तेज प्रगति की है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें लगभग 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। सरकार इसे देश के विकास में तीव्रता लाने और दीर्घकालिक रणनीतिक वृद्धि हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य युवाओं को आगे बढ़ने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और भारत को भविष्य की ओर ले जाने में मदद करना है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल, अच्छी नौकरियां और सफल उद्यमी बनने के लिए सहयोग मिले।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 29 जुलाई 2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव करती है। इसका उद्देश्य 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक बढ़ाना है। वहीं उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय 13.8% की वृद्धि देखी गई है। विश्वविद्यालयों की संख्या 2014-15 में 760 से बढ़कर मई 2025 तक 1334 हो गई। कॉलेजों की संख्या 2014-15 में 38,498 से बढ़कर मई 2025 तक 51,959 हो गई। IIT की संख्या 2014 में 16 से बढ़कर मई 2025 में 23 हो गई। 2014 में 13 भारतीय प्रबंधन संस्थान थे। मई 2025 तक यह संख्या बढ़कर 21 हो गई। 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या भी 7 से बढ़कर 23 हो गई है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2045 हो गई है। पीएम श्री यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम कौशल विकास योजना के तहत 2015 से 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को विविध कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक 15 राष्ट्रीय स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से लगभग 10 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम में 1.6 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का समर्थन किया है। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाखों छोटे उद्यमियों को आसान ऋण प्रदान करती है। 2015-16 में 3.49 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए, जो 2023-24 में बढ़कर 6.67 करोड़ हो गए। भारत अपने युवाओं को नेतृत्व, अनुशासन और नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है। अग्निपथ योजना के तहत फरवरी 2025 तक 1.5 लाख अग्निवीरों को नामांकित किया गया है। सरकार ने देश भर में खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1048 केंद्र खोले गए। खेलो इंडिया के तहत 3000 एथलीटों को प्रतिवर्ष 6.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल की बात करें तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते। वहीं पेरिस ओलंपिक में 2024 में 6 पदक जीते। 2024 के पैरालंपिक पेरिस खेलों में भारतीय एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उद्योगपति जेपी चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि बीते दशक में विश्व भर में भारत की छवि में बड़ा सुधार हुआ है। भारतीय उद्योगपतियों में एक अलग आत्मविश्वास आया है। अलग अलग देशों के उद्योगपति जब हमसे बात करते हैं तो भारतीय उस आत्मविश्वास को महसूस भी करते हैं। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने जो किया है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा है सोसाइटी के लिए, देश के लिए और इंडस्ट्री के लिए। हिंदुस्तान की जो इमेज थी, अब आज हम लोग जब बाहर जाते हैं और फॉरेन पार्टी से बात करते हैं तो हम लोगों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग ए गुड कंट्री। वो पहले नहीं रहता था। पहले तो कई लोग हम लोग को अवॉइड करते थे कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मांगेगा, कोई हेल्प मांगेगा, कोई यो करेगा। बट नाउअडेज वी अर्न ए गुड प्रेस्टीज, वी गेट गुड कोलैबोरेशंस। और प्रख्यात कर सलाहकार एनपी जैन ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल को पुराने टैक्स कानून 1961 की जगह पर लाया गया है। कानून से आम जनता के लिए आय कर भरना आसान होगा। पुराना टैक्स कानून की तुलना में नया कानून सरल है। कर सलाहकार का मानना है कि यह बिल जनता के लिए काफी जरूरी था, जिससे जनता को फायदा पहुंचा है। इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में लाया गया है। निर्मला सीतारामन जी ने उसको पेश किया है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के डिस्कशन के लिए और विचार करने के लिए भेजा गया है। वो हमको उम्मीद है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होके जल्दी आ जाएगा। जो अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जिस ढंग की व्यवस्था है, उसकी तुलना में वो प्रोविजो एक्सप्लेनेशन हटा दिए गए हैं,
तो ये क्या है कि लोगों को एक बार 1-2 साल में हम लोग कस्टमर हो जाएंगे, टैक्स कंसल्टेंट भी, करदाता भी। तो ये क्या है कि देखिए ऑलरेडी 61 से आज 2025 में आ गए, 64 साल हो गया। तो परिवर्तन अच्छे के लिए नया परिवर्तन लाना जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 2 इनामी माओवादियों सहित 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित माओवादियों में से 2 पर 50-50 हजार रुपए इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित सभी माओवादी अपने अपने क्षेत्र में नक्सली बंद सप्ताह के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना, नक्सली बैनर, पोस्टर एवं पंपलेट लगाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। उक्त माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में डीआरजी बस्तर फाइटर्स, 230वीं वाहिनी सीआरपीएफ एवं 195वीं वाहिनी सीआरपीएफ दंतेवाड़ा का विशेष योगदान रहा। आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे कि स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि इत्यादि मुहैया कराई जाएगी। और अब आज की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद पोर्टल के माध्यम से देश भर के वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा। इसके तहत अब सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। देश भर की वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पोर्टल उम्मीद लॉन्च कर दिया गया है। उम्मीद पोर्टल पर देश भर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके तहत अब सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। इस पोर्टल पर मोबाइल और ईमेल आईडी पर OTP के जरिए पंजीकरण किया जाएगा। सत्यापन के 3 स्तर होंगे, मेकर, चेकर, अप्रूवर। मेकर वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली होगा जिसे राज्यों या यूटी के वक्फ बोर्ड तय करेंगे। चेकर जिला स्तर के अधिकारी होंगे जिसे वक्फ बोर्ड अधिकृत करेगा। प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन CEO या बोर्ड की ओर से अधिकृत अधिकारी ही अप्रूव करेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। पोर्टल लॉन्च किए जाने के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये करोड़ों गरीब लोगों की जिंदगी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा कदम है। इस पोर्टल के बारे में जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकारों से भी सहयोग की अपील की गई है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे मुस्लिम समुदाय में गरीब तबके के लोग संख्या में बहुत ज़्यादा है। इसको कमी करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बहुत काम आने वाला है। पंजीकरण के बाद हर एक वक्फ प्रॉपर्टी के लिए 17 अंकों का ID दिया जाएगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाना है। उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देना और गरीब मुस्लिम परिवारों को फायदा पहुंचाना है। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और अब एक और बड़ी खबर, 15 जून को होने वाली नीट PG की परीक्षा अब 3 अगस्त 2025 को होगी।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी। एनबीई का कहना था कि परीक्षा में करीब 2.5 लाख छात्र बैठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को परीक्षा को 2 के बजाय 1 शिफ्ट में कराए जाने का आदेश दिया है। इसके मद्देनजर हमें परीक्षा को 1 शिफ्ट में कराने के लिए करीब 450 सेंटर की और जरूरत होगी। साथ ही वहां सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के उचित इंतजाम करने और छात्रों को फिर से सेंटर चुनने का उचित मौका देने के लिए और वक्त की जरूरत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की मांग को मंजूरी देते हुए परीक्षा को 3 अगस्त को अब कराने की इजाजत दे दी है और कोर्ट ने साफ किया कि इस समय सीमा को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आर्थिक जगत से बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से राहत देते हुए रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कमी की गई है, जिससे रेपो रेट 5.5% अब हो गया है। The reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. And the marginal standing facility MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 5.75%. साथ ही आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में ये 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% तक रहने का अनुमान है। Real GDP growth rate for this year 25-26 is projected at 6.5%. We continue with our earlier forecast with Q1 at 6.5, Q2 at 6.7, Q3 at 6.6 and Q4 at 6.3%. आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है। देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है। India's real growth in 24-25 last year at 6.5%. During 25-26 so far, domestic economic activity has exhibited resilience. Agriculture sector remains strong with a very good harvest in both the Kharif as well as Rabi cropping seasons. The supply of major food crops is comfortable. The reservoir levels remain healthy. The highest procurement of wheat in the last 4 years provides a comforting stock position. आर्थिक जगत की एक और बड़ी खबर, विश्व बैंक ने पहले के प्रतिदिन $2.15 की गरीबी रेखा को अब बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है। इस बदलाव के साथ ही भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011-12 के 27.1% से घटकर 2022-23 में अब 5.3% हो गई है। ये कमी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी गई है, जिससे ये पता चलता है कि भारत में गरीबी के खिलाफ व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 27 करोड़ से भी अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34,44,70,000 से अब घटकर 7,52,40,000 रह गई है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 2017 की कीमतों के आधार पर अत्यधिक गरीबी में रहने वाली भारतीयों की हिस्सेदारी 2.3% है, जो कि 2011-12 में 16.2% से काफी कम है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25 लाख का नक्सली भास्कर ढेर हो गया है। मारे गए नक्सली की पहचान वरिष्ठ कैडर के रूप में हुई है। इससे पहले गुरुवार को भी सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में फोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में करीब 1 करोड़ रुपए के इनामी खूंखार नक्सली नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को जवानों ने ढेर कर दिया था।
विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसके तहत उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा प्रतिदिन किसानों से प्रत्यक्ष संवाद किया जा रहा है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रेरणा से शुरू किए गए इन कार्यक्रमों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के वैज्ञानिक, कृषि विभाग तथा अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारीगण तकनीकी ज्ञान से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त प्रगतिशील कृषक मंजू कश्यप किसानों को अपने अनुभवों से अवगत करा रही हैं। मंजू कश्यप प्राकृतिक खेती एवं एकीकृत खेती मॉडल का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दे रही हैं। वैज्ञानिकों की टीम किसानों के खेतों पर जाकर उनकी कृषि समस्याओं का तत्काल समाधान भी कर रही है। कार्यक्रम में प्रतिदिन लगभग 700 से 800 किसानों से सीधा संवाद किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने नगला अखू के प्रगतिशील कृषक अवनीश त्यागी के बाग का भी निरीक्षण किया तथा उनकी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया। वैज्ञानिकों की टीम ने ग्राम दुहाई में मंजू कश्यप के एकीकृत खेती मॉडल का भ्रमण किया तथा उनकी सराहना कर उनको आवश्यक तकनीकी समाधान भी दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना अब किसानों के खेतों तक पहुंच रही है। देश भर में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के मौके पर पुणे जिले के नारायण गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जुन्नर तालुका के मंगलूर और पारगांव गांवों में किसानों से संवाद किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि कैसे सोयाबीन, कपास, गन्ना, लहसुन और प्याज जैसी फसलों पर लगने वाले कीटों का प्रभावी नियंत्रण, उचित दवा छिड़काव और उर्वरक प्रबंधन किया जाए। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की सलाह दी और कम लागत में ज्यादा उत्पादन लेने के तरीके भी बताए। इस कार्यक्रम में प्याज, लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुष्प अनुसंधान निदेशालय और जिला कृषि विभाग के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे। किसानों ने भी इस संवाद का लाभ उठाते हुए अपने सवाल और समस्याएं विशेषज्ञों के सामने रखी, जिनका मौके पर ही समाधान दिया गया। आज यहाँ हमारे यहाँ नारायणगांव कृषि विज्ञान केंद्र से जो टीम आई है, उन्होंने केंद्र सरकार का जो अभियान है विकसित कृषि संकल्प अभियान, इस अभियान अंतर्गत हमारे यहाँ जो क्रॉप आते हैं, सोयाबीन है, कपास है, प्याज है, इनके तहत इस टीम की तरफ से हमें बहुत सी जानकारी दी गई है। हमारे यहाँ इस फसल में जो जो दिक्कतें आती है उनका सॉल्यूशन भी बताया है। पारंपरिक खेती कैसी की जाए और नींबूली और गांडूल खत के जो कंपोस्ट खत है वो कैसा बनाया जाए, खेती को कैसे वो उपयोग हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र खेतों में आता है और जो किसान भाई को जो चाहिए वो मिलने लगना शुरू हो गया है। कृषि संकल्प अभियान 2025-26 ये किया है, उसका हम बहुत स्वागत करता है और धन्यवाद भी देता है उनको। आगे की खबरों में, दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे 28-10 मिड जून से 90 दिनों के लिए बंद रहेगा। इसका उद्देश्य है रनवे के लैंडिंग सिस्टम को कैट 3B स्तर तक अपग्रेड करना, जिससे घने कोहरे में भी विमान को सुरक्षित लैंड किया जा सके। यह अहम कदम सर्दियों के दौरान उड़ानों में होने वाली देरी और रद्दीकरण को कम करने के लिए उठाया गया है। इस महत्वपूर्ण अपग्रेड पर और जानकारी के लिए डीडी न्यूज़ के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ विदय कुमार जयपुरियार से ये खास बातचीत की है। One of the runways, that is 1028, on the 10 side, there was a need to upgrade it to category 3B because that is going to help us during our fog season. Because during fog season, especially in easterly wind, our capacity used to come down, leading to a longer delays. So for that, we are actually taking out runway 1028 for upgradation work. The runway 1028 is going to be shut between 15th of June to 15th of September. During that time, we have been able to reschedule most of the flights. How many flights will be cancelled? So overall flight cancellations are going to be about 55 departures are going to be cancelled.
आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assamti. The saga will continue for many more centuries to come. LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में मध्य एशियाई प्रतिनिधियों के साथ चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की शुरुआत में पहुंचे। इसकी उन्होंने शुरुआत की। इस बैठक में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत नोटलेव, ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव, किर्गिस्तान के विदेश मंत्री झीनबेक कुलुबाएव और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री मध्य एशियाई देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी और विकास सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपके देश भारत के साथ खड़े हैं और पहलगाम में अप्रैल में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की आपने निंदा की है। भारत मध्य एशिया के साथ पुराने सहस्राब्दियों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को गहराई से संजोए हुए है। व्यापार, विचारों के आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क के माध्यम से बने ये सदियों पुराने बंधन समय के साथ मजबूत हुए हैं। I appreciate that your country stood by India and condemned the heinous terrorist attack that took place in April in Pahalgam. India deeply cherishes its millennia-old civilizational and cultural ties with Central Asia. These age-old bonds, forged through trade, exchange of ideas, and people-to-people contacts, have strengthened over time, evolving into a partnership which is defined by shared aspirations, shared opportunities, and common challenges. और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यक्रम के तहत भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, यूके की यात्रा के समापन के बाद अब बर्लिन में है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्य राल्फ ब्रिंकहॉस और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष आर्मिन लाशेट से मुलाकात की। बात पूर्वोत्तर की। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हैलाकांडी के कालीनगर में एक राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को समझने के लिए पंचग्राम में एक और राहत शिविर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कौशिक रॉय और कृष्णेंदु पॉल भी मौजूद थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।